कि लो पेड एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन इसका क्याम, इसका वजूद शुरू 1955 से शुरू हुआ था, लेकिन असली शक्ल 1967 में सामने आई। 4 दिसंबर 1967 को एक हड़ताल हुई सेंट्रल डीए के लिए। वक्त के मुताबिक उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो सादिक साहब, उन्होंने साथियों को अंदर किया और डिसमिस कर दिए। फिर बड़ी देर के बाद 1.5-2 साल के बाद फिर बहाल हुए। फिर सादे वो आगे हमारे शेख अब्दुल्ला साहब, उन्होंने इनको पकड़ा। 15 साल डिसमिस रहे हमारे लीडर्स, और 15 साल के बाद साथी हमारे बहाल हुए। तो इस स्टेशन में रियासत जम्मू और कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी, बड़े लोगों ने यहाँ कुर्बानी दी है। मैं आपको मालूम नहीं होगा, सबसे पहला परमवीर चक्र हासिल करने वाला सोमनाथ शर्मा था, जिसने 47 की लड़ाई में परमवीर चक्र हासिल किया। यहाँ जदुनाथ सिंह नायक थे, उनको भी परमवीर चक्र मिला। यहाँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, वो मेरे गांव से थे, महावीर चक्र हासिल किया। सैकड़ों लोगों ने यहाँ जान दी अपनी, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर को यूनाइटेड रखा। अब बदकिस्मती है कि इसको यूटी में बदल दिया। आज यूटी है। यूटी बनने पर यह ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सारी रियायतें, सारी बातें, सब मफाद जो हैं दिल्ली के मुताबिक दिए जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं कर सका। करप्शन ख़त्म होगी, करप्शन कोई ख़त्म नहीं कर सका। यहाँ कहा गया कि हम बेकारी, करप्शन और महंगाई को रोकेंगे, कहीं महंगाई नहीं रुकी, वही हालत रही। जम्मू को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। पहला सबसे पहले मुर्मू साहब के टाइम में 610 बच्चा फायर ब्रिगेड में लगा, जैसे 600 बच्चे कश्मीर से थे और 10 आदमी जम्मू से थे। लिहाजा साहब झूठ का परंदा हमारे सामने पेश किया। आज सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि दफ़ा 300 तोड़ना और ये यूटी बनाना हमें नुकसानदेह रहा। अगर सेंटर के मुताबिक सब कुछ देना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मेडिकल अलाउंस 1000 रुपया देते हैं, हमें 300 रुपया। कहाँ बराबरी हमारी? मैं ये डीए था, डीए आप रोक नहीं सकते कानूनी तौर पर, लेकिन हमने सोचा कि ये आफत आई है मुल्क पर, अगर बंद किया कोई बात, यहाँ बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अरबों डॉलर्स, खरबों डॉलर्स वर्ल्ड बैंक, IMF, नबार्ड और अमेरिका सभी ने दिए। बहुत पैसा आया हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन लोग मुलाजमों को डीए देना दरकिनार रखा, अभी नहीं दिया गया। उसके साथ ही यहाँ ऐलान किया गया लीव ट्रैवल कंसेशन देंगे, छुट्टी देकर मुलाजमों को साल 1 महीने के लिए सारे हिंदुस्तान घूमें, ये कहा, लेकिन नहीं दिया। उसके साथ ही टीचर्स की ट्रांसफर्स होती हैं दूर दराज इलाके में, डोडा, किश्तवाड़, है जी, पुंछ, रजौरी, लेकिन 5-5, 4 साल काटने के बाद जब वापस आ जाता है तो घरों में नहीं लगाया जाता उसको, घरों से दूर। ये बेइंसाफ़ी है टीचर के साथ। अभी भी बहुत सारे टीचर्स हमारे मास्टर और लेक्चर्स दूर बैठे हैं, 5-5, 6-6 साल हो गए, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं रही। अब यहाँ मास्टर, हेड मास्टर्स और लेक्चर्स की पोस्टें खाली हैं, ZU की पोस्ट खाली हैं, लेकिन कोई फिलअप नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेशन क्या चल रही है कोई पता नहीं, कोई हिसाब नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई तरीकाकार यहाँ नहीं रखा गया। सबसे बड़ी बात यहाँ कंट्रैक्चुअल और डेली रेटेड वर्कर्स की है, इम्प्रेस वर्कर्स की है। दादोशुमार के मुताबिक 1 लाख का बच्चा हमारा डेली वेजर में लगा है। सारे 2 साल में डेली वेजर बच्चे काम करते हैं। वहाँ पर उनको डेली 17,850 रुपये दी जाती है। यहाँ 750 देते हैं, लेकिन वो भी 6-6 महीने, 7 साल। और PHE में तो 60 महीने और 75 महीने की तनख्वाह ही नहीं दी थी। राजा महाराजा के टाइम पर दिगारी ली जाती थी। दिन को पकड़ा, काम किया, जाओ घर को, जाओ जाकर अपने घर में खाना खाओ, कोई मेहनत नहीं दी जाती थी। वही हेल्प PHE के अंदर आज भी है, लेकिन किसको सुनाए? आज सरकार यहाँ गवर्नर की है। गवर्नर मीन्स राजा, किंग, आप बोल नहीं सकते, और लीडरशिप उनके हाथों में है। वो कुछ दे नहीं पा रहे, ना ले पा रहे हैं। बदकिस्मती है डेली वेजेस की। इम्प्रेसिव वर्कर्स है वहाँ, उनको भी तनख्वाह कभी 600, कभी 1000 6 महीने के बाद दिया जाता है। ये एक मजाक बनाया डेली वेजर के साथ। डेली वेजर को रिइंस्टेट करो, बहाल करो, और उनको रेगुलर करो। कंट्रैक्चुअल लोगों को भी रेगुलर करना चाहिए। सर, मुलाजमों के हक को लेकर आप लगातार आवाज़ उठाते आए हैं, और आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य क्या है सर? इसमें हम ये बातें
स्टेज पर करनी चाहिए थी, हमें रैलीज करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि हालात ख़राब हैं, कोरोना फैला रहा है। लेकिन सर ये इस बात को मद्देनजर रखकर हम रैलीज यहाँ की हमने एक छोटी सी, लेकिन वो पूरा असर नहीं रही। लेकिन की हम डेली की चौकीदारों की वो नहीं अब पूरा असर रही, इसलिए हमने सोचा कि पेरेंट्स काउंसिल के तहत हम अपना मैसेज करेंगे सरकार को। हालांकि मुझे पता है गवर्नर साहब इस बात को नहीं सुनेंगे। गवर्नर राज है, गवर्नर प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर राजा होता है, वो किसी की बात माने या ना माने। आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी जो हावी है? बिल्कुल, गवर्नर मीन्स ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, वो किसी को अंदर आने या ना आने दें ये उनकी मर्जी है। और सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के मुलाजमों का है वो डेली वेजर का है। डेली वेजरों को पक्का करो। वो बच्चे साल से 20 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको उनकी बीवियाँ उनके बच्चे क्या देखते हैं कि हमारा बाप क्या लाता है। सबसे लास्ट गाँव का चौकीदार है। चौकीदार आज इसका नाम चौकीदार नहीं, आज विलेज गार्ड है। विलेज गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, एक्साइज गार्ड, बैंक गार्ड, होम गार्ड, उनकी तनख्वाह 35 हज़ार है। मेरे गांव के गार्ड की तनख्वाह 1500 तनख्वाह उसकी। वो फर्स्ट डीसी है गांव का। डीसी ने बाद में जाना, लेकिन गांव के अंदर डीसी का काम चौकीदार या विलेज गार्ड कर रहा है। उसकी तनख्वाह 1500 क्यों, मुझे बताओ। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर या गवर्नर 1500 महीना लेकर या 1500 दिहाड़ी लेकर अपना गुजारा कर सकता है। मैं सारी उम्र कोई बात नहीं करूँगा। असल में हिंदुस्तान के अंदर सरमायादारी की हुकूमत है। हमारी लड़ाई इसी बेस पर है कि अमीर बढ़ता गया, गरीब तरता गया। अंबानी, मुकेश अंबानी, अदानी, एक नया आ गया अदानी, अरबों रुपया। 3 आदमी हमारे हिंदुस्तान के बड़े हैं, अदानी है, एक अंबानी है। ये उनकी हुकूमत है, ये पार्लियामेंट सारा उनका है। लाल किला किसका है? आज लाल किला बिका हुआ है, ये टाटा ने खरीदा है। अब वो हमारा हिंदुस्तान का नहीं है, हमारा नहीं है। वो टाटा वाला चाहे तो वहाँ आदमी जा सकता है, वरना नहीं जा सकता है। लिहाजा सिचुएशन में हालात बहुत ख़राब हैं मुल्क के, और उस वक्त महंगाई बहुत ज़बरदस्त है। कोई उस पर चेक नहीं है, महंगाई पर कोई नहीं चेक कर सकता। मैं दावे से कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ये कानून रहेगा, ये पार्लियामेंट सिस्टम रहेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं इस कीमतों को रोक सके। कल आप ही के ये व्हाट्सएप पर एक आई थी लेडी, वो कह रही थी 150 रुपये किलो तेल, 10 रुपये किलो गोभी, कैसा तड़का लाते हैं पानी का है। कोई सुनने वाला है? कोई नहीं। बेकार बच्चे 7 लाख बच्चों ने इम्तहान दिया है क्लास 4th का। आज 8500 लगेगा क्या? वो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? सिर्फ क्लास 4th के लिए 7 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। लाखों बच्चे बेकार घूम रहे हैं। क्या करेंगे बच्चे? आज चिट्टा बहुत ज़्यादा है, आज चर्च बहुत ज़्यादा है, आज शराब बहुत ज़्यादा है। कारण बेकारी है। बेकारी को दूर करने का किसी के पास हल नहीं, हमारे पास है हल। ये सिस्टम बदला होगा, सरमायादारी सिस्टम को ख़त्म करना होगा, मजदूर तबके की हुकूमत कायम करनी होगी। फिर लोगों को सबको खाना, सारे दिन काम करो, शाम को सबको खाना मिलेगा। जब तक ये सिस्टम लागू नहीं होता तब तक कोई भलाई नहीं हो सकती लोगों को। तो आओ हम इस सोच से लैस हों और स्ट्रगल करें सही रास्ते पर चलकर। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में जो नुमाइंदे हैं वो चुने जाने चाहिए? ये तो इमीडिएटली चाहिए, ये थोड़ा रिलीफ है। उनके आने से कोई रिलीफ नहीं, लेकिन चलो ये जो डिक्टेटरशिप होती है ये गवर्नर, और उसमें इस वक्त जो हालत है वो हम क्या बयान नहीं कर सकते, है ना। खंगिया नहीं था टंगिया नहीं, इतिहास देगी दो। तो इस सिचुएशन पोलिटिकल गवर्नमेंट इज़ बेटर दैन दिस गवर्नमेंट। सियासी हालात यहाँ पैदा करने चाहिए। लोग जा सकते हैं उसके बाद एमएलए के पास जा सकते हैं, सर ये मसला हल करिए। कश्मीर में उग्रवाद खत्म हुआ? कितने सिपाही मेरे कल हमारे कहाँ खत्म हुआ? अब उनका तरीका अगर बदल गया है। क्यों उग्रवादी? यहाँ 7 लाख बच्चों ने इम्तहान दिया, 8,000 लगे, बाकी कहाँ जाएंगे? लेकिन हमारी तालीम ये है कि हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। लोगों को दो कुछ, ताकि लोग रास्ते से भटके हुए रास्ते से वापस आएँ। एम्प्लॉयमेंट दो, बेकारी खत्म होगी, बच्चे रास्ते पर आ जाएंगे। उग्रवाद का कारण ही बेकारी है। लिहाजा बेकारी खत्म करो, ताज जाकर देश बच सकता है। क्यों बंगाल के अंदर क्यों लड़ाई हो रही है? आंध्र प्रदेश में क्यों लड़ाई हो रही है? सारा हिंदुस्तान लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं रोटी खाने के लिए, और वो रास्ता ढूंढते हैं दूसरा। चलो इस रास्ते पर चलो। मुल्क को अगर बचाना है किसी ने तो एम्प्लॉयमेंट दो। तो अब इसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।